कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ समझ रहे हैं कि दरअसल अगर सिर्फ विकास की बात होगी तो उनके अपने गोरखपुर का जिक्र निकल आएगा और उनके लिए मुश्किल हो सकती है। उन्होंने हिंदुत्व की बात सामने रख दी और पहली बार इस तरीके से कहा है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी जब चुनाव वोटिंग हो रही है तब हिंदुत्व की बात खुलकर सामने लाई गई है। बहरहाल हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़ रहे हैं। हम सीधे पहले चल रहे हैं आजमगढ़ में हमारे साथ जावेद हैं। जावेद साहब, सुबह का मौका पहले तो बतलाइए, चूंकि आप सिवली कॉलेज में ही मौजूद हैं, वहां पर किस तरह से वोटिंग पैटर्न सुबह सुबह नजर आ रहा है? प्रसून जी, यहाँ काफ़ी तादाद में लोग सुबह सुबह आए हैं। यहाँ काफ़ी महिलाएं आई हैं, पुरुष भी हैं। और अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ कि वो पैन करके आपको दिखाएं, हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं कतारें लग गई हैं। हो सकता है ये इसलिए भी हो क्योंकि यहाँ जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा गर्मी बढ़ेगी, इसलिए लोग सोचते हैं कि जब सवेरे सवेरे अपना वोट दे दें। बहरहाल यहाँ एक कांटे की लड़ाई भी है मुलायम सिंह यादव और रमाकांत यादव के बीच। रमाकांत यादव पहले ने अपनी सियासत शुरू की थी मुलायम सिंह यादव के साथ, लेकिन ये जो सियासत का दांव पेच होता है, अब एक दूसरे के वो मुखालिफ हो गए हैं। कल रात वो ये आशंका व्यक्त कर रहे थे कि हो सकती समाजवादी पार्टी की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल जो हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से जो जातियां हो रही हैं, जो वोटर्स को के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की जा रही है, उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने एक वक्त तो ये भी कहा था कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के घर के सामने धरना देंगे अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस पोलिंग बूथ पे नहीं लगाए जाएं। बहरहाल वो हुआ नहीं। अभी पोलिंग शुरू हो गई है, यहाँ कुछ व्यापक इंतजाम भी हैं। और मैं यहाँ सिवली कॉलेज में खड़ा हुआ हूँ प्रसून जी, और यहाँ पे जितने पोलिंग बूथ हैं सब पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। शहर के जितने पोलिंग बूथ हैं, हमें कुछ अधिकारी अभी बता रहे थे, वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सुरक्षा बल भी यहाँ काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। काफ़ी जोशो खरोश के साथ वोट पड़ रहा है। अभी शुरुआत हुई है, 7 बजे वोटिंग शुरू हुई, आधा घंटा हो गया है। दोनों तरफ का आप देखें, हर जो बूथ है उस पर लाइनें लगी हुई हैं। महिलाएं, खास तौर देखने की बात जो ये है कि मौलाएं, बुर्का पोश महिलाएं निकल के तादाद में वोट दे रही हैं। जावेद, एक सवाल हर जहन में रहेगा, क्योंकि आजमगढ़ एक ऐसी सीट है जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। जनता पार्टी के दौर में टूट गया वो, लेकिन मंडल कमीशन के बाद तो कांग्रेस बीजेपी पूरी तरह यहाँ साफी हो गई। लेकिन जो रमाकांत यादव का आपने जिक्र किया, बता रहे हैं पहले एसपी में थे, फिर बीएसपी में गए, फिर कांग्रेस, फिर ये बीजेपी में अब आके खड़े हो गए हैं। और बीजेपी के ही एक शख्स ने आजमगढ़ के बारे में जो टिप्पणी कर दी, क्या ये वहां पर वोटरों का ध्रुवीकरण हो रहा है उस रूप में जो टिप्पणी की गई, या ये माना जाए कि वोटर बड़ा परिपक्व है, वहां पर समझ रहा है कि आजमगढ़ को लेकर क्या दृष्टि रही है? देखिए प्रसून जी, खुल के तो कोई भी नहीं कहता, लेकिन अगर आप बात करें, थोड़ी गहराई में जाएं, उनके साथ बैठें, तो हर आदमी ये जाहिर है कि वोटों का यहाँ ध्रुवीकरण हुआ है। और जो पिछले दिनों अमित शाह ने आके जो ये बयान दिया, उनकी शायद बहुत से लोग ये मानते हैं कि उनका ये प्रयास था, उनकी ये कोशिश थी कि उस चीज़ को, उस धार को और तेज़ किया जाए, उस डिवीज़न को, उस पोलराइजेशन को और तेज़ किया जाए, ताकि वोट जो हैं फिर उस मुद्दे पे पड़े, ध्रुवीकरण के नाम पे वोट पड़े। अगर आप लोगों से वैसे बात करें तो अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा तो कह रहे थे नहीं, हमारे लिए तो डेवलपमेंट का मसला है, हम चाहते हैं यहाँ सड़कें अच्छी हों या 24 घंटा बिजली हो। और सबसे अहम बात कि आजमगढ़ को रेल के जरिए पूरे मुल्क से जोड़ा जाए। यहाँ आपको पता होगा कि यहाँ के बहुत से लोग बाहर, स्पेशली मिडिल ईस्ट में काम करते हैं। उनका ये मानना है कि यहाँ एयरपोर्ट बननी चाहिए, उनके लिए सुविधाएं होनी चाहिए। तो ये सब मसले हैं। लेकिन अगर आप गहराई में जाएं तो जिन बातों का आप जिक्र कर रहे थे वो सबके दिलो दिमाग में है। नहीं, ये हम इस पे लौटेंगे, चूंकि हमारे तो तमाम संवाद, क्योंकि संयोग से ऐसी परिस्थितियां बनाई गई, हर दिल में एक आजमगढ़ हो गया। दिल्ली में हम देखते हैं, कुछ जगहों पर मिलते हैं, जब मुलाकात करते हैं तो कहा जाता है उनके जहन में भी एक आजमगढ़ है। इसका मतलब क्या मानेंगे? लेकिन मनोज्ञा, आप चूंकि नॉर्थ कोलकाता में हैं, क्या है वहाँ परिस्थिति फिलहाल? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पहली बार परिवार की बात आई है और उसमें भतीजे भी चुनाव लड़ रहे हैं ममता बनर्जी के। हालांकि वो उस सीट पर नहीं लड़ रहे जहाँ पर आप मौजूद हैं, अभिषेक बनर्जी भी लड़ रहे हैं। तो किस तरीके की स्थिति है तृणमूल कांग्रेस को लेकर वहाँ पर, और ख़ास तौर से वामपंथियों के बीच? क्या ये माना जाए कि वाकई वोटिंग पैटर्न में कहीं मोदी की एंट्री हुई है? क्योंकि आप लगातार एक बात कह रही थी, लड़ाई ममता और मोदी की हो चली है। बिल्कुल सही कहा आपने प्रसून जी। और अगर मैं ये कहूं कि पिछले 15 दिन में ममता बनर्जी ने जितनी रैलियां की हैं
उनमें एक बार भी CPIM या वाम मोर्चे का नाम तक नहीं लिया है। अगर किसी का नाम लिया है तो वो है नरेंद्र मोदी का। कभी उन्हें दंगाबाज बुला दिया है तो कभी उन्हें कहा है कि वो कौन से हरिदास पाल हैं, और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके उन्होंने जनता में एक बार फिर एंट्री करने की कोशिश की है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस को खुद भी ये पता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने इनरोड्स तो बना ली हैं, लेकिन उसको सीट में तब्दील कर पाएगी कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने बताई कि अभिषेक बनर्जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो डायमंड हार्बर से लड़ रहे हैं और वहां पर जीतने की चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो तृणमूल कांग्रेस का ही गढ़ है। वहां तृणमूल कांग्रेस हमेशा जीतती आई है। ऐसे में जब सोमेन मित्रा वहां से जीते थे और अब सोमेन मित्रा उत्तर कोलकाता से लड़ रहे हैं सुदीप बंदोपाध्याय के खिलाफ, जो अब तक चीफ विप रहे हैं पार्टी के दिल्ली में, तो ये वर्चस्व की लड़ाई उत्तर कोलकाता में भी हो गई है, क्योंकि एक चौतरफा लड़ाई हो रही है। नहीं सिर्फ रूपा बागची है CPIM की, बल्कि तृणमूल कांग्रेस से सुदीप बंदोपाध्याय हैं, कांग्रेस से सोमेन मित्रा हैं, और वहीं चौथी पार्टी राहुल सिन्हा है BJP से, और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि बड़ा बाजार इलाका है, जो सॉल्ट लेक का इलाका है, या फिर बाकी ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जो रिहायशी इलाके हैं जहां पर BJP ने अपनी पकड़ बना ली है, खासतौर से हिंदी भाषी लोगों के बीच में और युवा बंगालियों के बीच में। ये जगह बनाने के कारण हो सकता है कि BJP को वोटिंग परसेंटेज में तो बढ़ोतरी मिले, लेकिन सीट मिलेगी कि नहीं ये तो जनता ही तय करेगी, और अगर होगी भी तो बहुत ही कम मार्जिन से। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि ये इस बार लड़ाई मोदी बनाम ममता हो गई है, CPIM बनाम तृणमूल कांग्रेस नहीं रही है, और ये लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि सिर्फ यही नहीं, उत्तर कोलकाता ही नहीं, दक्षिण कोलकाता में भी तथागत रॉय वर्सेस सुब्रतो बख्शी है, जो बहुत ही टफ लड़ाई हो चुकी है। चलिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। दर्शकों को बता दें, दरअसल जिन 17 सीटों पर पश्चिम बंगाल में वोटिंग हो रही है, वहां पर ममता बनर्जी का धाक है, कब्जा है। 14 सीट पिछली बार जीती गई थी उनके जरिए। लेकिन अंजना, एक दूसरा सवाल चूंकि गोरखपुर से निकला है, और गोरखपुर इससे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश का गढ़ माना जाता था, चाहे वो हिंदुत्व की प्रयोगशाला हो या फिर भगवाकरण हो या जो भी कहिए। और संयोग ऐसा है कि आज योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही वोट दिया उसके बाद कहा विकास और हिंदुत्व एक दूसरे का पूरक है। योगी आदित्यनाथ जीतते आए हैं। विकास की स्थिति गोरखपुर में बनारस से भी खराब की है स्थिति है, और विकास को लेकर बनारस में नरेंद्र मोदी कूदे हैं और BJP लगातार अपनी बात को कह रही है। BHU का जिक्र हम लोग कर रहे थे, जहां पर हमने छोड़ा था कि वाकई स्वयंसेवक के तौर पर प्रोफेसर्स नजर आते हैं, शाखाओं तक में जाते हैं। BHU को उस रूप में देखा जाने लगा है। ऐसी परिस्थिति के बीच में अब जब आप वहां पे मौजूद हैं, छात्रों की ज़्यादा तादाद है, प्रोफेसर्स की ज़्यादा तादाद है, उनके परिवार वालों की ज़्यादा तादाद, वोटिंग पैटर्न में क्या नज़र आ रहा है अंजना? बिल्कुल, पैटर्न अभी तक जो दिख रहा है प्रसून, लगभग कह सकते हैं कि भागीदारी बराबर की दिख रही है, क्योंकि उतने ही छात्र मुझे युवा भी दिख रहे हैं उसी जोश के साथ पहुंचते हुए। प्रोफेसर साहब भी दिख रहे हैं। एक प्रोफेसर साहब हमारे साथ, प्रोफेसर शुक्ला, जो कि फिजिकल एजुकेशन, पहले तो आप भी दिखा दीजिए वोटिंग जो आपने की है वो दिखा दीजिए प्लीज हमारे दर्शकों को। ये तो ऐसे ऐसे जोश के साथ प्रोफेसर्स भी बाहर आ रहे हैं, जो फीमेल और महिलाओं की बहुत भागीदारी दिख रही है। प्रसून, रिकॉर्ड बनाएगा बनारस वोटिंग में? निश्चित रूप से। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ जी ने अभी कुछ ही देर पहले कहा, उनका ये कहना था कि हिंदुत्व और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। किस तरह से प्रभावित होगा मन, क्योंकि संघ का, BJP का गढ़ यहाँ माना जाता है? जी अंजना जी, जो योगी जी ने कहा है, यहाँ हिंदुत्व और खासकर विकास, ये दो ही चीज़ है। पूर्वांचल, गरीबी पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा है, तो विकास तो एक मुद्दा बनता है। लेकिन 25 साल BJP का लगभग यहाँ पर रहा। अगर 2004 को एक बार छोड़ दीजिए कांग्रेस, राजेश मिश्र, तो BJP का रहा। अब सवाल ये है कि न सड़कों की हालत बदलती है, न सीढ़ियों की हालत बदलती है, न घाट की हालत बदलती है। किस मुंह से पर्यटकों को बुलाएगा? बनारस कैसे खींचेगा लोगों को? जी, यही तो सबसे बड़ी बात है। इस बार आपकी बार आपके बीच में बड़े बड़े दिग्गज खड़े हैं, और जिन्होंने इस पर सब ने, पूरे हमारी बनारस की पूरी जनता ने इस बात पर फोकस किया है कि आप इसका विकास करिए और इस चीज़ को ले आइए। तो ये पर्यटन और टूरिज्म, आपने देखा होगा कि कई एक बड़े प्रत्याशियों ने टूरिज्म का वो किया है कि एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ थाईलैंड पीछे हो जाएगा, पेरिस पीछे हो जाएगा। ये बना। एक और व्यक्ति हमारे साथ है यहाँ पर। प्रसून, आपको क्या दिक्कत आ रही है वोटिंग में? ऐसे कई लोग हमें दिख रहे हैं। क्या लिखा हुआ था, क्या बोला गया आपको? मेरा नाम मिसिंग था, मतलब उन्होंने कहा कि आपका नहीं है, आप नहीं। आप अकेले का या आपके परिवार के सभी लोग? जी, मेरे परिवार के 3 लोगों का था, बस मेरा नाम जो है मिसिंग था, उसमें नहीं था। वो उसने बोला कि आप इस बार वोटिंग नहीं कर पाएंगे, आप अगली बार ही कर पाएंगे। आपको जो है आपने पिछली बार वोटिंग की थी? जी, मैंने पिछली बार वोटिंग की थी जो है। अब मुझे बहुत इस बात का दुख है कि मैं वोट नहीं कर पाया जो हूँ। बाकी लोगों को मैं देख रहा हूँ तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्या लिखा था आपके नाम के आगे? विलोपित लिखा? जी, मेरे नाम के आगे विलोपित लिखा था जो है।
ये मतदाताओं को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी का मतलब नाम वेटिंग लिस्ट में हो और सभी दे पाए। वो हर साल जो है करोड़ रुपया खर्चा करते हैं कि मतलब जनता जो चुनाव दे और पता चलता है जब मतदाता मत करने की बारी आती है तो पता चला नाम ही मिसिंग हो जाता है। जो है ये उनकी बहुत देर से इंतजार करें प्रसून, और ये एक दिक्कत है। अभी कई लोग अंदर से भी आए, जो स्लिप्स बांटी जानी थी पहले नहीं बांटी गई, यहाँ पे भी दी जा सकती हैं, लेकिन वहाँ पर कोई था नहीं जो रिटर्निंग ऑफिसर को ये करना था। SGM यहाँ पर आए, उन्होंने फ़ोन करने की कोशिश की उस व्यक्ति को। देखिए अब लगभग 8 बजने वाले हैं लेकिन नहीं आए थे रिटर्निंग ऑफिसर। तो एक लापरवाही जिसका आरोप बीजेपी लगाती रही है, किस हद तक सच है सीधे नहीं कहा जा सकता क्योंकि तमाम जगहों पर ये गड़बड़ियां आती हैं, लेकिन इस तरह की लापरवाही ऐसी जगह पर जहां पर प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं और तमाम पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी है, एक बहुत अच्छी तस्वीर इन मतदाताओं के लिए नहीं। प्रसून, लंबी लंबी कतारों के साथ हर जगह पर वोटिंग बहुत तेजी से जारी है। और ये हम बता दें खासतौर से BHU कैंपस में अगर छात्र और प्रोफेसर एक साथ हैं तो दूसरी तरफ महिलाएं, बड़े बुजुर्ग आजमगढ़ में देखे जा सकते हैं। हम 6 तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों की दिखला रहे हैं, किस तरीके से जहां जहां वोटिंग हो रही है, चाहे वो बनारस हो, डुमरियागंज हो, गोरखपुर है, ये सारी जगहों पर RPN सिंह जहां से लड़ रहे हैं उनकी भी मौजूदगी है। ये सारी परिस्थिति बता रही है कि दरअसल किस तरीके से गोरखपुर, जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़, कुशीनगर, डुमरियागंज, जगदम्बिका पाल और ये बनारस की तस्वीर देखिए, हम आपको वहाँ की दिखला रहे हैं कितनी कतारें लंबी हो चली हैं। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इस बार माना ये जा रहा है कि जितनी बड़ी तादाद में वोटरों की मौजूदगी इस बार नज़र आने वाली है वो पुराने तमाम इतिहास को तोड़ देगी, जो कि बदल सकती है। और ये कहीं ना कहीं मुकाबले को और ये भी एक अजब नज़ारा है। जो चुनाव लड़ रहे हैं अजय राय, उनके लिए इससे बेहतर कोई मौका नहीं होता। ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि वो देखिए खुद लाइन में लगे हुए हैं अजय राय और सबसे पीछे लाइन में लगे हुए हैं। उनकी मौजूदगी जितनी देर लाइन में रहेगी जाहिर है वो प्रचार भी हो जाता है और अपनी मौजूदगी के जरिए वो सरोकार भी जोड़ लेते हैं। तो ये एक स्थिति है जिसमें उम्मीदवार खुद लाइन में लगे हुए हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। अनुराग, हमारी आवाज़ अब तक आ रही है? बनारस में अलग अलग जगहों पर हम लगातार इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि इस बार बड़ी तादाद में परिवार के साथ लोग निकले हैं, महिलाएं निकली हैं, युवा तबका निकला है, बुजुर्ग निकले हैं। और ये रंगत बता रही है कि इस बार बनारस को लेकर राजनीतिक नब्ज जो दिल्ली में अपने आप में धड़कन महसूस कर रही है वो बनारस में कितनी ज़्यादा हो सकती है। ये एहसास इन वोट देने वाले लकीर से समझा जा सकता है, जिसमें एक तरफ देखिए अजय राय खुद भी लाइन में लगे हुए हैं और कांग्रेस के नेता को उस समय संबल मिला जब राहुल गांधी वहां पर रोड शो करने पहुंचे थे और रोड शो के जरिए उन्होंने अपनी ताकत का एहसास कराया था कि कांग्रेस की मौजूदगी भी वहां पर है। लेकिन कुछ सवाल भी उठे बनारस में इसके बाद, क्योंकि अखिलेश यादव की भी वहां पर रोड शो हुआ जो कि राहुल गांधी के तुरंत निकलने के बाद चुनाव प्रचार के आखिरी दिन का हिस्सा था। उससे पहले नरेंद्र मोदी दिखा चुके थे अपनी ताकत, केजरीवाल दिखा चुके थे अपनी ताकत। तो कहीं ना कहीं ये बात आई कि दरअसल वोटरों को लेकर एक कन्फ्यूज़न की स्थिति है, या फिर ये माना जाए कि अगर वोट बट रहे हैं और उनका ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है, वो जातीय समीकरण में सिमटे हुए हैं, तो लाभ बीजेपी को इसका मिलेगा। और इन सब के बीच घटनाक्रम कई तरीके से तेज़ी से लगातार बनते रहेगा। और बनारस में वोटिंग पैटर्न अक्सर ये कहते रहा है कि 10-11 बजने के बाद झटके में वहाँ पर परिवर्तन आता है और दूसरी लहर 3 बजे आती है। उस 3 बजे के बाद महसूस किया जाता है कि किसे को जिताना है, किसे आगे बढ़ाना है और उसके लिए वोटर्स निकलते हैं। तो 11 बजे और 3 बजे ये दो एक स्थिति बनारस में अक्सर देखी गई है कि लोग पहले इंतजार करते हैं कि वो जिस उम्मीदवार को चाहते हैं उस उम्मीदवार के पक्ष में क्या अनुकूल परिस्थिति बन रही है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, झटके में हंगामा हो गया कि BSP उम्मीदवार मुख्तार अंसारी आगे हैं तो मुरली मनोहर जोशी के लिए वोटर्स निकल के आ गए और वो 17,000 वोट से जीत गए थे। लेकिन खैर इस बार बिल्कुल बनारस की अलग स्थिति है, बहुत कुछ साख पर है बनारस के भी और बहुत कुछ दांव पर है राजनेताओं के भी।